मुझे नफरत है तुमसे पिताजी। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए बर्दाश्त करता हूं। उसने बिना आवाज में कोई कंपन या शर्म का निशान दिखाए ये बात कही। हम रात का खाना खा रहे थे, उसी मेज पर जिसे मैंने अपने पैसों से खरीदा था और उन कटलरी के साथ जो मैंने उसकी शादी पर दिए थे। उसने इतनी पास आकर कहा कि वह मेरे दिल तक उतर गई। मैं हिल नहीं पाया। मैंने उसे देखा और जानता था कि मेरे अंदर कुछ टूट गया है। मेरा नाम सुरेश है, 78 साल का। मेरा जन्म और पालन पोषण कानपुर में हुआ। मैं एक मशीन टूल ऑपरेटर और फिर फैक्ट्री सुपरवाइजर रहा और आकाश के 6 साल का होने के बाद से मैं अकेला पिता हूं। उसकी मां एक दुर्घटना में हमें छोड़कर चली गई और उस दिन से मेरा बेटा ही मेरी दुनिया था। मैंने उसे स्कूल ले गया, उसका टिफिन तैयार किया, उसे साइकिल चलाना सिखाया। मैंने अपनी जान लगा दी ताकि उसे वह सब मिले जो मुझे कभी नहीं मिला, और अब वह मुझसे नफरत करता है। मुझे नहीं पता कि यह उसके कहने का तरीका था या समय, क्योंकि इंसान उम्मीद करता है कि जिंदगी उसे बाहर सड़कों पर मारेगी, अपने घर में नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत पहले से ही मुझे उसकी आवाज में ठंडक महसूस होती थी। उसकी मुलाकातें कम होती जा रही थीं, फोन कॉल ठंडे होते जा रहे थे, और जब वह मुझसे कुछ मांगता था तो उसकी आवाज में ऐसा लहजा होता था जैसे मैं एक चलता फिरता बटुआ हूं। उस रात जब उसने दाल चावल के बीच वह वाक्य कहा तो मुझे लगा कि अब कोई वापसी नहीं है। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने अपना पानी खत्म किया, नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और उससे कहा, चिंता मत कर आकाश, तुझे अब मुझे और बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। मैं उठा, दरवाजे की तरफ चला और बाहर निकल गया। मैं चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, लेकिन मैंने पीछे जो खामोशी छोड़ी वह किसी भी शिकायत से ज्यादा भारी थी। मैं 2 ब्लॉक चलकर कोने तक गया। रात ठंडी थी और मैंने एक सिगरेट भी नहीं जलाई। मैं घर के सामने पार्क की एक बेंच पर बैठ गया और वहीं रहा, जैसे दुनिया ठहर गई हो, जैसे मुझे उस पुरानी बेंच की लकड़ी को महसूस करने की जरूरत थी ताकि मैं बिखर न जाऊं। मैंने सब कुछ सोचा, उस समय के बारे में जब मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची थी ताकि उसकी कॉलेज की फीस भर सकूं, उन सालों के बारे में जब मैंने डबल शिफ्ट में काम किया ताकि दूध या जूतों की कमी न हो, उन दिवालियों के बारे में जो मैंने अकेले बिताई क्योंकि उसकी अन्य प्राथमिकताएं थीं। और फिर भी जब उसे मेरी जरूरत थी मैं हमेशा वहीं था। लेकिन वह वाक्य मेरे अंदर सब्र का बांध टूट जाने जैसा था। मैं सीधा घर नहीं गया। मैं उस किराए के कमरे में गया जहां मैं अपनी छोटी सी घर बेचकर रह रहा हूं। हाँ, मैंने उसे बेच दिया था ताकि मैं उसके फ्लैट के डाउन पेमेंट में उसकी मदद कर सकूं। वही फ्लैट जिसमें उसने अभी मुझसे कहा कि वह मुझसे नफरत करता है। जानते हो सबसे बड़ी विडंबना क्या है? उस फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मेरे नाम पर है। वह सोचता है कि मैंने उसे पहले ही ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन नहीं, मैंने कभी नहीं किया। शायद आलस्य के कारण या मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहता था। उस रात मैं सोया नहीं, लेकिन उदासी के कारण नहीं, बल्कि स्पष्टता के कारण। क्योंकि माफ करना एक बात है और अनुमति देना बिल्कुल अलग। और मैं अब उस उम्र में नहीं हूं जहां मैं खुद को कुचलने की अनुमति दूं। मैं आज सब कुछ नहीं बताऊंगा, रहस्य बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि कुछ चीजें इंसान को शांति से सुलझानी पड़ती हैं, जैसे कोई लंबी उलझी हुई डोर को सुलझा रहा हो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। वह आखिरी दिन था जब मैंने खुद को एटीएम की तरह इस्तेमाल होने दिया, और यह कुछ ऐसा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अगले दिन सूरज ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे दुनिया को पता ही ना हो कि पिछली रात मुझसे क्या कहा गया था। मैंने हर सुबह की तरह अपनी कॉफी तैयार की, वह कड़क कॉफी जो मेरी आत्मा को जगाती है, और मैं उस छोटे से कमरे की खिड़की के सामने बैठ गया जहां मैं 2 साल से रह रहा हूं। किराया सस्ता है, जगह पर्याप्त है, और हालांकि इसमें कोई विलासिता नहीं है, यह मुझे शांति से रहने के लिए काफी है। जब मैं यहां आया तो चुपचाप आया, किसी को बताए बिना, आकाश को भी नहीं। उसे लगता है कि मैं अभी भी श्रीमती इनेश के पुराने घर में रहता हूं, जो हमारी जीवन भर की पड़ोसी है। उसने कभी मुझसे मिलने की परवाह नहीं की और इसने मेरी मदद की, क्योंकि इसने मुझे चीजों को दूर से देखने की जगह दी। क्योंकि जब इंसान बहुत पास होता है तो साफ नहीं देख पाता, लेकिन जब वह दूर हटता है तो सच्चाई सफेद कपड़े पर दाग की तरह उभरने लगती है। आकाश हमेशा बातों में अच्छा था। बचपन में वह कहता था कि मैं उसका हीरो हूं। किशोरावस्था में वह मुझे अक्खड़ बूढ़ा कहता था, लेकिन फिर भी मुझे गले लगाता था। फिर गले लगना बंद हो गया। फिर फरमाइशें आईं, जमाखोरी, आपातकाल के भेष में एहसान। पिताजी, मुझे उधार दो। पिताजी, मेरी मदद करो। पिताजी, यहां मुश्किल है। और मैं हाँ कहता था बिना सोचे, शायद हमारे बीच जो कुछ बचा था उसे खोने के डर से। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरा बेटा मुझे बहुत पहले ही छोड़ चुका था। बस अब उसने इसे जोर से कहा,
मैंने अपनी कॉफ़ी धीरे धीरे ख़त्म की। उसने मुझसे जो बात कही थी वह अभी भी दर्द दे रही थी, और यह लहजे के कारण नहीं था, बल्कि उस तिरस्कार के कारण था जिससे उसने पिताजी शब्द को वाक्य के बीच में रखा था, जैसे यह एक औपचारिकता हो न कि एक रिश्ता। उसके बाद मैंने अपनी दस्तावेज़ों की पेटी खोली। एक पुरानी नीले प्लास्टिक की फाइल जो मैंने अपने कार्यशाला के दिनों से संभाल कर रखी है। उसमें सब कुछ था, संपत्तियों की प्रतियां, फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट, भुगतान के प्रमाण, दस्तावेज, बैंक से जुड़े दस्तावेज, और सबसे ज़रूरी वो वसीयत जिसे मैंने कभी पूरी तरह से हस्ताक्षरित नहीं किया था। सब कुछ वहीं रखा था, मेरे एक फैसले का इंतज़ार कर रहा था। मैंने सब कुछ वापस रख दिया, पर फाइल बंद करने से पहले एक गहरी सांस ली। जो महसूस हो रहा था वो गुस्सा नहीं, बल्कि एक स्पष्टता थी। ऐसा था जैसे जिंदगी कह रही हो, अब तुम्हारी बारी है सुरेश, वक़्त आ गया है। मैं बिना किसी हड़बड़ी के घर से निकला, शहर के केंद्र तक पैदल चला। रास्ते में अखबार वाले की दुकान से गुजरा, उस मोची के पास से निकला जो हमेशा टोपी उठाकर मेरा अभिवादन करता है। उस पार्क के पास से जहां मैं अक्सर इतवार को बैठता हूं, सब कुछ वैसा ही था, सिवाय मेरे। मैं 9 बजे से पहले ही नोटरी पहुंच गया। वे अभी खोल ही रहे थे। मैं दालान की एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार किया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं सीधा अंदर गया। मैंने अपनी वसीयत अपडेट करने, उस फ्लैट की स्थिति की जांच करने का आग्रह किया जहां मेरा बेटा रहता है, और जीवित रहते हुए दान की एक शर्त जोड़ने के लिए कहा। जिस युवक ने मेरा काम किया वह आश्चर्यचकित था, पर उसने सम्मान बनाए रखा। उसने मुझसे 2 बार पूछा कि क्या मैं निश्चित हूं। मैंने बस उससे जवाब दिया, देखो बेटा, जब कोई तुम्हें यह कहता है कि वो तुमसे नफरत करता है, तो तुम्हें बस एक ही बात की जरूरत होती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सब कुछ शांति से किया, बिना हाथ कांपे हस्ताक्षर किए। मैंने स्पष्ट कर दिया कि फ्लैट अब आकाश के लिए नहीं होगा। इसे उन वृद्ध वयस्कों की मदद करने वाले एक संगठन को दान कर दिया जाएगा जिन्हें छोड़ दिया गया है, और उसे जगह खाली करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। अगर वह नहीं निकलता तो कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैंने अपनी वसीयत भी बदल दी। जो कुछ भी पहले उसके लिए था, अब उस संगठन और एक ऐसी महिला के बीच विभाजित किया जाएगा जिसे मैं कई साल पहले मिला था, श्रीमती एस्टेला, एक नरम आवाज वाली महिला जिसने एक बार मुझे एक बरसात की रात में शरण दी थी जब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। हमने कभी संपर्क नहीं खोया और उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। वह बस मेरी सुनती थी, और कभी कभी यह किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता है। जब मैं नोटरी से बाहर निकला तो सूरज और तेज हो गया था, पर मेरे सीने में एक ऐसी हल्की सी राहत थी जिसे मैंने सालों से नहीं जाना था। मैंने कोने की बेकरी से एक मीठा पांव खरीदा जिसके बीच में पीली क्रीम थी, और मैं चौक में बैठ गया। मैंने उसे बिना किसी जल्दबाजी के खाया, और लंबे समय बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं अपना ख्याल रख रहा हूं। मैंने ये बदला लेने के लिए नहीं किया, मैंने ये सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए किया, क्योंकि जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान समझ जाता है कि अच्छा होना इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें कोई भी रौंद दे, कि माफ करना यह नहीं है कि तुम उसे लगातार छूट देते रहो, और एक बेटे को प्यार करना वही नहीं है जो अपमान स्वीकार करना है। वापसी के रास्ते में मैं अपने पुराने घर के सामने से गुजरा। मैंने उसे दूर से देखा। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने जो पौधे खुद लगाए थे उनमें से एक अब भी वहीं मजबूती से खड़ा था। मैंने अंदर जाने का सोचा, दरवाजा खटखटाने और उसे कुछ सच बोलने का सोचा, पर मैंने चुप्पी को प्राथमिकता दी, क्योंकि कभी कभी चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा दर्द देती है। मैं अपने कमरे में पहुंचा, फाइल को अलमारी के सबसे नीचे रख दिया और थोड़ी देर के लिए लेट गया। मैं सो गया। मैंने बस आंखें बंद की और एक ऐसी शांति महसूस की जिसे मैंने सालों से महसूस नहीं किया था। दोपहर में फोन बजा। वह था आकाश। स्क्रीन पर उसका नाम एक कांटे की तरह दिखाई दिया। मैंने जवाब नहीं दिया। उसने फिर से और फिर से और फिर से फोन किया। आधे घंटे से भी कम समय में 5 बार। फिर एक संदेश, पिताजी क्या कुछ हुआ? क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने उसे जवाब नहीं दिया। अभी नहीं, क्योंकि कभी कभी चुप्पी ही जवाब होती है, और मैं चाहता था कि वह उसे महसूस करे। दिन के अंत में मैं फिर से बेकरी गया। एक कड़क कॉफी मांगी। लड़की ने मुझे पहचान लिया और मुझसे बातचीत शुरू कर दी। मैंने कम बोला पर मुस्कुराया। मैं ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई थका हुआ हो, पर जिसकी आत्मा साफ हो। और उस रात अपने कमरे में वापस आकर मैंने छत की ओर देखा और सोचा, यह तो अभी शुरुआत है। सुबह 8 बजे मेरा फोन फिर से बजा। यह आकाश फिर से था। इस बार उसने सिर्फ फोन नहीं किया, बल्कि एक वॉइस मैसेज भी छोड़ा। मैंने उसे सुना। उसका लहजा अलग था। कोई गाली गलौज या अहंकार नहीं था, बस एक पिताजी,
कृपया मुझे फ़ोन करें, मुझे आपसे बात करनी है। मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को देखता रहा। मैंने जवाब देने का सोचा पर नहीं किया। इसलिए नहीं कि मैं उसे तड़पाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं अभी शांत दिल से उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी इंसान को दूसरे को अपने शब्दों का वजन महसूस करने देना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई बहुत जल्दी जवाब दे देता है तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। और हाँ, हुआ था। हुआ यह था कि उसने एक वाक्य से मेरी आत्मा तोड़ दी थी और मैं उसे एक हल्की बारिश की तरह जाने देने के लिए तैयार नहीं था। मैं घूमने निकला। कोई मंजिल नहीं थी, पर मेरे पैर मुझे पुराने मोहल्ले की ओर ले गए, जहां मैं 30 साल से ज्यादा रहा था, जहां आकाश पला बढ़ा था, जहां पड़ोसी मुझे सम्मान से सलाम करते थे। कुछ अब नहीं थे, कुछ वैसे ही थे, बस ज्यादा सफेद बाल और कम दांत। मैं उस घर के सामने रुका जहां हम रहते थे, जिसे मैंने बेचा था ताकि अपने बच्चों को वह दे सकूं जिसे वह एक अवसर कहता था। वह घर मेरे पिता का था और उससे पहले मेरे पिता के पिता का। 3 पीढ़ियां, इतिहास वाली दीवारें, हंसी के साथ, आंसुओं के साथ। मैंने उसे प्यार के लिए बेचा था, यह सोचकर कि यह इशारा हमें और करीब लाएगा। क्या विडंबना है। ठीक उसके बाद ही सब कुछ बदल गया। आकाश ने मुझे पिता के रूप में देखना बंद कर दिया और मुझे एक संसाधन के रूप में, एक कैशियर के रूप में, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगा जिससे मांगा जाता है पर जिसकी बात नहीं सुनी जाती। और मैं सालों तक सहता रहा, जब तक और नहीं सह सका। मैं चलता रहा और चर्च के सामने एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया। कुछ महिलाएं पूजा करके बाहर आ रही थीं। उन्होंने मुझे पहचान लिया। उनमें से एक, लुपिता, ने मुझे प्यार से नमस्कार किया और मेरे बगल में बैठ गई। उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं। मैंने कहा कि शांत हूं। और कुछ देर तक हमने बात नहीं की, बस घंटियों की आवाज सुनते रहे। फिर उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मेरे मन में गूंजता रहा। कभी कभी, सुरेश, चुप्पी भी प्यार का एक कार्य है। खुद के लिए प्यार। मैं दोपहर को घर लौटा। मैंने अपने लिए जैम और मस्टर्ड वाला सैंडविच बनाया। मैंने धीरे से संगीत बजाया, एक पुराना बोलेरो जो हमेशा मुझे मेरी पत्नी की याद दिलाता है। मैंने उसके बारे में सोचा कि अगर वह देखती कि उसका बेटा क्या बन गया है तो वह क्या कहती। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं एक पिता के रूप में असफल रहा। क्या मैं बहुत नरम था? क्या मुझे और सख्त होना चाहिए था? लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, कि मैंने उसे अपने पास जो कुछ भी था उससे प्यार किया। और अगर उसने वह रास्ता चुना तो यह प्यार की कमी के कारण नहीं था। शाम ढलने लगी। मैंने फिर फोन नहीं देखा। मैं कुछ कागजात पढ़ रहा था जो मैंने सहेज रखे थे, पुराने पत्र, जब आकाश बच्चा था तब के नोट्स। एक में लिखा था, पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको एक बगीचे वाला घर खरीद कर दूंगा। मैंने इसे जोर से पढ़ा और मेरा सीना कस गया। वह बच्चा किस पल खो गया। रात होते ही फोन फिर बजा। इस बार एक अज्ञात नंबर था। मैंने उत्सुकतावश जवाब दिया। सुरेश जी, एक महिला की आवाज आई। हाँ, मैं हूं। मैं आकाश की तरफ से बोल रही हूं। वह चिंतित है, आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। आप कौन हैं? मैं करुणा हूं, उसकी पत्नी। मैंने गहरी सांस ली। करुणा हमेशा मेरे प्रति दयालु रही थी, यहां तक कि जब आकाश बदलने लगा तब भी वह मेरे साथ सम्मान से पेश आती थी। करुणा, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन मुझे एक खाली बातचीत में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं समझती हूं सुरेश जी, मेरा विश्वास करें, मैं भी हैरान हूं, लेकिन आकाश ठीक नहीं है। उस रात के बाद से वह सोता नहीं, खाता नहीं, वह परेशान है। और वह क्या उम्मीद कर रहा था? मुझे यह बताने के लिए कि वह मुझसे नफरत करता है और अगले दिन मेरे साथ ऐसे कॉफी पिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ से एक लंबी चुप्पी थी। उसने आह भरी। मैं बस इतना कहना चाहती थी कि वह एक वाक्य दोहराना बंद नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी में इतनी ताकत थी। जब मैंने यह सुना तो मैं गूंगा हो गया। इसलिए नहीं कि इससे मुझे खुशी हुई, बल्कि इसलिए कि मैं समझा कि उसके अंदर कुछ शायद जाग रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे वापस उसकी तरफ दौड़ना था। कभी कभी दूसरे का जागरण हमारे लौटने का मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है उसे आईने में देखने का मौका। मैंने करुणा को फोन करने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि मुझे समय चाहिए। वह समझ गई। हमने अच्छे से फोन रखा। उस रात मैं लिखने बैठ गया। एक पत्र नहीं, बस कुछ पंक्तियां, एक राहत। मैंने लिखा, मेरी चुप्पी बदला नहीं है, यह सुरक्षा है। मैं दूर नहीं गया क्योंकि मैंने तुमसे प्यार करना बंद कर दिया बेटा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं समझा कि खुद से प्यार करना भी महत्वपूर्ण है। मैंने कागज को मोड़ दिया, उसे उसी नीले फोल्डर में रख दिया जहां दस्तावेज हैं। मुझे नहीं पता कि क्या मैं उसे कभी दूंगा, लेकिन इसे लिखने से मुझे राहत मिली। 3 दिन बीत गए। आकाश ने फिर फोन नहीं किया।
न कोई संदेश, न कोई मध्यस्थ, पूरी तरह से चुप्पी। मैंने सोचा कि क्या उसका पछतावा खत्म हो गया था, क्या वह मेरी ठंडक से नाराज था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं दृढ़ रहा क्योंकि यह कोई खेल नहीं था, यह मेरा स्वाभिमान था, और अगर मैं खुद इसका सम्मान नहीं करता तो कौन करता। चौथे दिन एक पत्र आया। उसमें भेजने वाले का पता नहीं था, लेकिन मैंने लिफाफा देखते ही उसकी लिखावट पहचान ली। मैंने शांत हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, पिताजी, मैंने सिर्फ अपने शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने जीवन से भी गलती की। मैं वह सब नहीं देख पाया जो आपने मेरे लिए किया। मैंने केवल उसी के बारे में सोचा जो मेरे पास नहीं था। कभी नहीं सोचा कि आपने मुझे क्या दिया। अगर आप मुझसे अब और बात नहीं करना चाहते तो मैं समझता हूं, लेकिन अपने मौन से मुझे वह सिखाने के लिए धन्यवाद जो मैं आपके शब्दों से कभी नहीं सीख पाया। मैं रोया नहीं, लेकिन उस पत्र को हाथ में लिए बहुत देर तक चुपचाप रहा। मैंने जवाब नहीं दिया, अभी नहीं, क्योंकि अभी समय नहीं था। कभी कभी क्षमा गले लगाने के रूप में नहीं आती, कभी कभी यह सम्मान और दूरी के रूप में आती है। और इस तरह वह दिन समाप्त हुआ, दिल में एक पत्र और इस विश्वास के साथ कि मेरा रास्ता अभी शुरू हुआ था। मैं अलार्म बजने से पहले ही जाग गया, हालांकि मैंने सालों से इसका इस्तेमाल नहीं किया था। मैं अभी भी उसी पुराने आदत को बनाए हुए हूं कि उसी समय आंखें खोलूं, जैसे शरीर जानता हो कि कुछ चीजें हैं जिन्हें और टाला नहीं जा सकता। मैं धीरे से उठा, गुड़ वाली कॉफी बनाई और अपने छोटे से कमरे के पसंदीदा कोने में फिर से बैठ गया। खिड़की के पास की वह लकड़ी की कुर्सी जहां रोशनी बिना इजाजत के अंदर आती है और चेहरे को सहलाती है। आकाश का पत्र मेज पर पड़ा था। मैंने उसे फिर से नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने उसे रखा भी नहीं था। वह बस वहीं था, जैसे एक खामोश आगंतुक। मुझे नहीं पता था कि उसका क्या करूं। मेरे एक हिस्से ने उसे फाड़ना चाहा। दूसरा हिस्सा दर्द से लिखे हर शब्द से राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि देर से ही सही दर्द तो हुआ और महसूस हुआ, क्योंकि सीने में अभी भी एक जीवित आत्मा थी। मैं बहुत देर तक कागज को देखता रहा। मैं जवाब देने की नहीं सोच रहा था, कम से कम अभी नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि एक पत्र त्याग को नहीं मिटाता, न ही आंसुओं से लिखा एक वाक्य क्षतिपूर्ति करता है। मैं आपसे नफरत करता हूं। उसकी आवाज में कोई कंपकंपी नहीं थी। उस दिन मैंने एस्टेला से मिलने का फैसला किया। मैं उसे कई हफ्तों से नहीं मिला था। मैं उसे कभी कभी संदेश भेजकर पूछता था कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन वह हमेशा जवाब देती थी, सब ठीक है सुरेश, चिंता मत कीजिए। एस्टेला एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन वह खूबसूरती से सजा हुआ था। प्रवेश द्वार पर फूल, रंगीन पर्दे, कढ़ाई वाले तकियों वाली पुरानी कुर्सियां। जब मैं पहुंचा, उसने मुझे एक लंबी मूक गले लगाया जो सब कुछ कह गया। उसने दालचीनी वाली कड़क कॉफी बनाई और हम बातें करने बैठ गए। मैंने पहली बार उसे बताया कि आकाश ने मुझसे क्या कहा था। वह खामोश रही। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अपने बेटे को आंखों के सामने खोते हुए देखने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता और आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने चुपचाप सिर हिलाया, क्योंकि मैं ठीक वैसा ही महसूस कर रहा था कि मैंने उसे धीरे धीरे बुझते हुए देखा, और हर बार जब मैंने करीब आने की कोशिश की तो उसने और दूरी बना ली, और मैं एक मूर्ख पिता की तरह खुद को दोषी ठहराता रहा। एस्टेला ने मेरी तरफ देखा और जोड़ा, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, तुमने उसे प्यार से पाला, तुमने उसे सब कुछ दिया, लेकिन कभी कभी सब कुछ भी काफी नहीं होता। कभी कभी किसी के अंदर का खालीपन सबसे शुद्ध प्यार से भी नहीं भरता। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। वे सांत्वना नहीं थे, वे सच्चाई थे, और जब सच्चाई को कोमलता से कहा जाता है तो वे गहराई तक उतर जाती हैं। हमने घंटों जीवन, उम्र और उन बारों के बारे में बात की जब कोई प्यार करता है लेकिन आधे से भी कम वापस पाता है। जब मैं विदा हुआ तो एस्टेला ने मुझे मीठे ब्रेड का एक छोटा पैकेट दिया। रात के खाने के लिए, उसने कहा। मैं थोड़ा हल्के दिल से वापस चला, माफ करने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि मैं इतना अकेला नहीं था। कभी कभी कोई सोचता है कि परित्याग एक अकेला अनुभव है, लेकिन सच्चाई यह है कि लाखों माता पिता अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को किस पल खो दिया। उस रात गर्म दूध के साथ ब्रेड खाते हुए मैंने फिर से आकाश के बारे में सोचा, उसके पहले कदमों के बारे में। जब उसने पार्क में कीचड़ से भरे मुंह से मुझे पापा कहा था, स्कूल के उसके पहले दिन जब वह मेरी पैंट से चिपका रोया था, उससे यह कैसे हो गया। मैं आपसे नफरत करता हूं। हमारे बीच इतनी बड़ी दरार कैसे बढ़ गई कि हम उसे पार नहीं कर पाए। शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। शायद इसका कभी कोई एक कारण नहीं होगा, या शायद एकमात्र सच्चाई यह है कि प्यार कुछ भी गारंटी नहीं देता कि कोई पूरे दिल से प्यार कर सकता है और फिर भी उसे ठुकराया जा सकता है और फिर भी प्यार करना जारी रख सकता है,
क्योंकि यही पिता होने का दंड और चमत्कार है। अगले दिन मैं बाजार गया, कुछ फल खरीदे। डॉन अर्नेस्टो कसाई को नमस्ते किया, जिसकी जुबान पर हमेशा एक बुरा मजाक रहता है। मुझे वहां जाना पसंद है। यह मुझे याद दिलाता है कि मैं अभी भी जीवित हूं, कि जीवन चलता रहता है, भले ही कभी कभी यह रुका हुआ लगे। वापस आने पर मुझे इमारत के दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ मिला। यह प्रशासक की ओर से था। उसने मुझे बताया कि मेरे बारे में फोन आया था। एक जिद्दी युवक जिसने खुद को रिश्तेदार बताया, उसने नाम नहीं बताया, लेकिन मैं जानता था कि वह कौन था। आकाश मुझसे संपर्क करने का कोई और तरीका ढूंढ रहा था। मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने बस सोचा, कभी कभी जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है उसे खामोशी से सबसे ज्यादा डर लगता है। और मुझे अब डर नहीं था, क्योंकि जब कोई सबसे नीचे पहुंच जाता है तो अब और गिरने की गुंजाइश नहीं होती, बस ऊपर उठना होता है। मैंने नंबर न बदलने का फैसला किया, न ही छिपने का। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। मैं बस दूर रहने, खुद को बचाने का अपना अधिकार प्रयोग कर रहा था, क्योंकि माता पिता भी थक जाते हैं। माता पिता को भी रुकने का अधिकार है। हफ्ता बिना किसी और गड़बड़ी के बीत गया। मैं एस्तेला से कुछ बार फिर मिला। हम एक साथ पुस्तक मेले में गए। हम चौक में घूमे, नींबू की बर्फ खरीदी। लोग हमें ऐसे देखते थे जैसे हम दो बूढ़े लोग हैं जिन्हें कोई जल्दी नहीं है। और शायद हम वही थे, कई युद्धों के दो बचे हुए लोग जो अब सिर्फ शांति चाहते हैं। एक शनिवार दोपहर को घंटी बजी। कोई भी बिना बताए मेरे छोटे से कमरे में नहीं आता। मैंने खिड़की से बाहर झांका और उसे देखा। आकाश खड़ा, अकेला, बिना गाड़ी के, बिना चश्मे के, बस वह। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं, जैसे वह किसी कब्र के सामने खड़ा हो। मैंने नहीं खोला। मैंने उसे दरार से देखा। मैंने उसके जाने का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं गया। वह फुटपाथ पर बैठ गया और वहीं रहा। 10 मिनट बीत गए, फिर 20, आधा घंटा। उसने फिर से घंटी नहीं बजाई, बस जमीन देखते हुए बैठा रहा। मैंने अपने लिए एक कॉफी बनाई, उसे पीते हुए उसे अंदर से देखता रहा। मैंने खोलने, बाहर जाने, उसे कुछ कहने के बारे में सोचा, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी सही समय नहीं था। कभी कभी क्षमा को अपने समय की आवश्यकता होती है। इसे जबरदस्ती नहीं किया जाता, इसे थोपा नहीं जाता। यह तब आता है जब दिल तैयार होता है, और मेरा अभी भी ठीक हो रहा था। आकाश 1 घंटे बाद उठा। उसने कुछ नहीं कहा, कोई नोट नहीं छोड़ा, बस धीरे धीरे चला गया, जैसे कोई जिसने कुछ खो दिया हो और अब नहीं जानता कि उसे कहाँ खोजना है। मैंने पर्दा बंद कर लिया, कुर्सी पर बैठ गया और सोचा, शायद, बस शायद, वह समझना शुरू कर रहा है कि मैंने इतने सालों तक क्या महसूस किया। और इस विचार के साथ वह दिन समाप्त हो गया। अगले दिन शांत थे। कोई फोन नहीं आया, न कोई संदेश, न कोई मुलाकात। आकाश फिर कभी नहीं दिखाई दिया और मैं भी बाहर नहीं गया। उसे खोजने की कोशिश भी नहीं की। अहंकार की वजह से नहीं, बल्कि मैं समझ गया था कि कभी कभी प्रेम की रक्षा दूरी से भी होती है। मैं अपनी साधारण दिनचर्या में लीन रहा। सुबह की कड़क कॉफी, बाजार तक मेरी सैर, पड़ोसियों के साथ छोटी मोटी बातचीत और शांत दोपहरें पढ़ने या याद करने में बीतती। यादें जो उदासी से नहीं, बल्कि थोड़े से संतोष के साथ आती थीं, क्योंकि कुछ यादें आप चुनते नहीं, वे बस आती हैं। जैसे वो रविवार, जब आकाश मुझे अपना नया खरीदा फ्लैट दिखाने ले गया था। मुझे सब याद है। उसके चेहरे पर वो खुशी, उसकी गर्व भरी आवाज़, सबके लिए धन्यवाद पिताजी, और वो आलिंगन जो उसने मुझे करिश्मा के सामने दिया था। वो सब कब खामोशी में बदल गया, कब वो आभार घृणा में परिवर्तित हो गया। एक गुरुवार की सुबह सेब और पांव की थैली के साथ बाजार से लौटते हुए मैंने दरवाजे के नीचे कुछ देखा। एक सफ़ेद लिफाफा था, बिना प्रेषक के, जिस पर मेरा नाम हाथ से लिखा हुआ था। मैंने ज्यादा सोचे बिना उसे खोला। अंदर आकाश का लिखा हुआ एक कागज था। उसकी लिखावट बेतरतीब थी, जैसे उसने जल्दबाजी में या गले में भावनाएं अटकी होने पर लिखा हो। उसमें लिखा था, मैं आपके दरवाजे पर था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आपको देखना नहीं चाहता था ऐसा नहीं, बल्कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब आपको कैसे देखूं। जो मैंने उस रात कहा, उसकी कोई माफ़ी नहीं, और मुझे पता है कि आप सिर्फ एक माफ़ी से कहीं ज़्यादा के हकदार हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप जानें कि मैं कोशिश कर रहा हूं, कि हर दिन मैं उठता हूं और मुझे अपने की पर दुख होता है। मुझे आपकी याद आती है। मैं कुछ भी कर देता उस पल को निगल जाने के लिए, इससे पहले कि मेरा मुंह खुलता। लेकिन अब मैंने कह दिया है, और अब मुझे बस इंतज़ार करना है कि एक दिन आप मुझे बिना उस दर्द के अपनी आंखों में देख पाएं। मैं बैठ गया। मैंने चिट्ठी दोबारा पढ़ी। मैं रोया नहीं, लेकिन मैंने अपने अंदर कुछ हिलते हुए महसूस किया। ये राहत नहीं थी, न ही गुस्सा, ये इंसानियत थी।
अपने बेटे को ऐसे लिखते देखना मुझे एक अलग ही तरह से तोड़ रहा था, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को पूर्णता की उम्मीद में बड़ा नहीं करता, बस यह उम्मीद करता है कि प्यार को भुलाया न जाए। और उसे पढ़कर मैं समझ गया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा था। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। शायद उसे मेरी स्वीकृति की नहीं, बल्कि अपनी खुद की जागृति की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद मैं करिश्मा से सड़क पर मिला। वह फार्मेसी से निकल रही थी और मुझे देखकर रुक गई। उसने मुझे दुख और स्नेह के मिश्रण के साथ अभिवादन किया। उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं और फिर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आकाश अपनी मर्जी से थेरेपी ले रहा है। मैंने उसे आश्चर्य से देखा। उसने अपनी नजरें नीचे की ओर जोड़ा। वह कभी जाना नहीं चाहता था, हमेशा कहता था कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद उसने मुझसे मदद मांगी और पिछले 2 हफ्तों से वह हर शुक्रवार को जाता है। वह ज्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन मुझे बदलाव दिख रहा है। वह ज्यादा शांत है, ज्यादा विचारशील। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। मैंने बस सिर हिलाया और विदा लेते समय उसने मुझे एक वाक्य कहा जो पूरे दिन मेरे मन में घूमता रहा। धन्यवाद सुरेश जी, क्योंकि आपने अपनी खामोशी से उसे कुछ ऐसा दिखाया जो कोई और उसे सिखा नहीं पाया। मैं घर लौटा और बिस्तर पर बैठ गया। मैंने इस बारे में सोचा कि कैसे खामोशी, जिसे कई लोग शीतलता या सजा के रूप में देखते हैं, कभी कभी एक दीवार को तोड़ने का एकमात्र साधन हो सकती है। क्योंकि जब कोई चिल्लाता है तो दूसरा अपना बचाव करता है, लेकिन जब कोई खामोश रहता है तो दूसरा खुद को सुनता है, और यह किसी भी शिकायत से ज्यादा दुख देता है। उस रात बहुत समय बाद मैंने एक पुरानी तस्वीर निकाली। ये आकाश के बचपन की थी, जब वह 5 साल का था और स्कूल की करमिस में था। उसके चेहरे पर पेंट लगा था और एक अधूरी कागज की टोपी थी। वह टेढ़े मेढ़े दांतों के साथ मुस्कुरा रहा था। वह मुझे कैमरे के बाहर देख रहा था और मुझे ठीक ठीक याद था कि वह दिन कैसा था। बारिश हो रही थी और उसने मुझसे कहा था कि मैं तब तक न जाऊं जब तक उसका डांस खत्म न हो जाए। मैं भीग गया था, मेरे जूते कीचड़ से सने थे, लेकिन मैं नहीं हिला क्योंकि वह मेरी दुनिया था। अगली सुबह मैंने वही तस्वीर ली और अपनी शर्ट की जेब में रख ली। मुझे नहीं पता क्यों। शायद यह याद रखने का एक तरीका था कि जिस आदमी में वह बदल गया था, उससे परे उसके अंदर अभी भी एक खोया हुआ बच्चा था। एक बच्चा जिसने कभी मुझे अपनी आंखों से ढूंढा था और जो अब शायद खुद को खोजने की कोशिश कर रहा था। उस दिन मैंने उसे एक लंबी चिट्ठी नहीं, बल्कि कुछ छोटी स्पष्ट पंक्तियां लिखने का फैसला किया। उस पिता की आवाज में जो अभी भी था, लेकिन अलग था। मैंने लिखा, तुम्हारी चिट्ठी मिली। मैंने हर शब्द पढ़ा। मैंने पहले जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मैं चोट से नहीं बल्कि सच्चाई से लिख रहा हूं। और सच्चाई यह है, मैं अभी भी आहत हूं, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा पिता हूं, और मैं अभी भी मानता हूं कि जो कुछ भी मायने रखता है उसे समय के साथ फिर से बनाया जा सकता है। यह तुम्हारी बारी है कि तुम उन बातों को अपने कर्मों से साबित करो जो शब्द नहीं कह सकते। मैं यहां हूं, पहले जैसा नहीं, लेकिन मैं यहां हूं। मैंने चिट्ठी एक लिफाफे में डाली और उसके अपार्टमेंट के चौकीदार को दे दी, बिना किसी नाम के, बस आकाश के लिए उसके पिता की तरफ से। मैं बिना कुछ उम्मीद किए चला गया। अगले कुछ हफ्ते धीमी गति से बीते। कोई तत्काल जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि माफी कोई लक्ष्य नहीं, एक प्रक्रिया है। इस बीच मैं अपनी जिंदगी जीता रहा। करिश्मा से मिला, अपने पौधों की देखभाल की, यहां तक कि मैंने पेंटिंग फिर से शुरू करने की हिम्मत भी की, कुछ ऐसा जो मैंने सालों पहले छोड़ दिया था। मैंने एक साधारण सा दृश्य था, एक पेड़ के नीचे एक खाली बेंच जिस पर पत्ते झड़ रहे थे। यह सरल था, लेकिन जब मैंने इसे अपने कमरे में टांगा तो लगा कि यह मेरे बारे में किसी भी शब्द से ज्यादा कुछ कह रहा है। एक शुक्रवार की रात सोने से ठीक पहले मैंने अपनी दरवाजे के नीचे से एक लिफाफे को सरकते हुए सुना। मैं पास गया, उसे उठाया। उस पर कोई नाम नहीं था, उसमें केवल एक शास्त्रीय बोलबाला संगीत समारोह का टिकट था। टिकट के कोने पर हाथ से लिखा था, यह लगातार 3 साल से तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अब तक इसे नोटिस नहीं किया था। मैं मुस्कुराया, इसलिए नहीं कि मुझे माफ कर दिया गया था, ना ही इसलिए कि सब कुछ सुलझ गया था। मैं मुस्कुराया क्योंकि मैं समझ गया था कि वह चल रहा था, दौड़ नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, मेरी ओर चल रहा था, और कभी कभी इतना ही काफी होता है। और इस तरह वह दिन एक टिकट हाथ में और सीने में एक नरम शांति के साथ समाप्त हुआ। वह शनिवार बादलों से भरा हुआ था, ऐसा आसमान जो तूफान का संकेत नहीं देता लेकिन भरोसा भी नहीं दिलाता। मैं हमेशा की तरह जल्दी उठा, दिन से ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने आराम से अपनी कड़क कॉफी बनाई, पिछले दिन की कुछ रोटियां काटी और खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। वहां से मुझे मोहल्ले की पुरानी छतें, फूलों वाली बाई का धीमा कदम
और कोने की बेकरी से निकलता धुआं दिखाई दे रहा था। संगीत समारोह का टिकट मेज पर वैसे ही पड़ा था जैसे मैंने 2 दिन पहले छोड़ा था। मैंने न तो गुस्से में और न ही उपेक्षा में उसे छुआ था। वह बस एक अनुत्तरित प्रश्न की तरह वहां था। मुझे नहीं पता था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। मुझे नहीं पता था कि यह पुरानी यादों का कोई जाल तो नहीं था। अगर मैं स्वीकार करता, इसका क्या मतलब था? कि सब कुछ माफ हो गया था, कि हम फिर से दिखावा करेंगे कि उसने कभी वह कहा ही नहीं जो कहा था। मैंने चुप्पी साधी, आंखें बंद कीं और याद किया। मुझे अपने पिछले जन्मदिन याद आए, वे जिनमें आकाश मुझे वहीं टिकट देता था, हमेशा बिना ज्यादा सोचे समझे, जैसे कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। कभी कभी तो वह मेरे साथ भी नहीं आता था, बस मुझे मेज पर छोड़ जाता था या करोलिना के साथ भेज देता था, और मैं एक अच्छे जिद्दी पिता की तरह मुस्कुराते हुए धन्यवाद देता था, भले ही अंदर मुझे पता था कि यह एक सच्चे दिल से नहीं आ रहा था। और अब इतने सब के बाद, हमारे बीच जो खाई थी उसके बाद, मुझे एक टिकट मिलता है, लेकिन एक जैसा नहीं, इस बार हाथ से लिखे एक वाक्य के साथ। ये अंतर मेरे अंदर कुछ बोने के लिए काफी था। आशा नहीं, सुलह नहीं, कुछ अधिक शांत, कुछ अधिक स्वीकृति जैसा। मैंने पूरा दिन बिना किसी योजना के बिताया। मैंने कमरा झाड़ा, खिड़कियों के फ्रेम साफ किए, दस्तावेजों की फाइलें व्यवस्थित की। जब कोई एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाता है तो व्यवस्था एक तरह की गरिमा बन जाती है। हर चीज कहाँ है ये जानना ऐसा है जैसे कहना, यहां अभी भी मैं ही मालिक हूं। शाम को 5 बजे मैं कुछ ठेठ मिठाइयां खरीदने निकला। मुझे कुछ बांटने के लिए रखना पसंद है जब कोई मिलने आता है, हालांकि शायद ही कभी कोई आता हो। ये आदत मेरी छूटती नहीं। मैं शहर की सड़कों पर बिना जल्दबाजी के चला। लोग आ जा रहे थे, कई फूलों के साथ, कुछ रोटी के बैग के साथ, अन्य बस समय बिता रहे थे। मैंने कोकाडेस और जामुन सिलोस का एक छोटा पैकेट खरीदा। मैं हाथों में सामान लिए और सिर में हल्कीपन महसूस करते हुए घर लौटा, शायद इसलिए कि अंदर ही अंदर मैं पहले ही एक फैसला ले चुका था। मैं संगीत समारोह में जाऊंगा, आकाश के लिए नहीं, शांति के संकेत के लिए नहीं। मैं अपने लिए जाऊंगा क्योंकि मुझे वे बोलबाले पसंद थे, क्योंकि मैं एक ऐसी रात का हकदार था जहां महत्वपूर्ण घाव नहीं बल्कि संगीत हो। मैं आधे घंटे पहले थिएटर पहुंच गया। जगह लगभग खाली थी। ज्यादातर बुजुर्ग लोग, हाथ पकड़े जोड़े, ऊंचे केशों वाली महिलाएं, टोपी वाले सज्जन। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और गहरी सांस ली। मैंने आंखें बंद की और मंच की रोशनी को अपनी आत्मा के अन्य हिस्सों को रोशन करने दिया। और फिर पहला सुर बजने से ठीक पहले मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया, नरम, परिचित। मैं धीरे से पलटा। यह आकाश था। उसने साधारण कपड़े पहने थे, कुछ भी शानदार नहीं, कुछ भी दिखावटी नहीं, एक नीली कमीज, घिसे हुए जूते। लेकिन जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह उसका चेहरा था। यह वही नहीं था। वह घमंडी आदमी नहीं था, न ही उदासीन बेटा। कुछ अधिक टूटा हुआ, अधिक वास्तविक था। उसने हल्के से सिर झुकाकर मेरा अभिवादन किया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे बगल में बैठ गया। कुछ सेकंड बीते, फिर मिनट। संगीत शुरू हुआ। तारों का एक तिकड़ी गर्म आवाज। तुम्हारे साथ सीखा, गायक ने कहा। और मैंने सोचा, हां, तुम्हारे साथ मैंने छोड़ना भी सीखा। पूरे संगीत समारोह के दौरान हम दोनों में से किसी ने बात नहीं की, एक भी शब्द नहीं। हमने बस एक ही हवा, एक ही धुन साझा की। और अधिक की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कभी कभी शब्द केवल बाधा डालते हैं। मैंने उसे 2-3 बार तिरछी नजर से देखा। मैंने देखा कि एक गाने में उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां पतलून पर कस गईं, और मैं समझ गया कि उसका दर्द उतना ही वास्तविक था जितना मेरा। अलग, हां, लेकिन वास्तविक। संगीत समारोह समाप्त होने पर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। हमने नहीं बजाई। हम खाली मंच को देखते हुए बैठे रहे, जैसे हमारे अंदर कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। अंत में आकाश मेरी ओर मुड़ा और धीमी, लगभग टूटी हुई आवाज में कहा, आने के लिए धन्यवाद। मैंने जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया। हम उठे और साथ साथ पत्थरीली सड़क पर चलने लगे। हमारे बीच की खामोशी अब असहज नहीं थी, ये आवश्यक थी। हम 2 ब्लॉक चले। फिर बिना मेरी ओर देखे उसने कहा, क्या मैं तुम्हें कॉफी के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? मैं हिचकिचाया, लेकिन मैंने स्वीकार किया। हम एक छोटी पुरानी कॉफी शॉप में गए, वैसी जगह जहां लकड़ी, जली हुई चीनी और सुरेश पुरानी यादों में खोया हुआ था। हम एक कोने की मेज पर बैठे दूध वाली कॉफी मंगाई। जब कॉफी आई, सुरेश ने अपनी कप को कुछ सेकंड देखा और बोला, मैं माफी मांगने नहीं आया, मैं बस चाहता हूं आप मुझे सुने। मैंने ऊपर देखा। मैं तैयार था। जब मैंने वो बातें कही थीं, वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो कायरता थी। मैं खुद से थक चुका था।
ये महसूस करते हुए कि मेरी जिंदगी आपकी मेहनत का ही एक विस्तार है। मैं कभी इससे अलग नहीं हो पाया। जब भी मैं नाकाम होता मुझे लगता था कि मैंने आपको निराश किया है, और इसे कहने या सामना करने के बजाय मैंने आपको जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि खुद को आईने में देखने से आसान था आप पर इल्ज़ाम लगाना। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे कुछ कहना नहीं था। कभी कभी सच्ची माफ़ी ये नहीं होती कि आप माफ़ करें, बल्कि ये कि आप बिना कान बंद किए बस मौजूद रहें। आकाश ने जारी रखा, और जब मैं दूर गया मैंने खुद को ऐसे लोगों से घेर लिया जिन्होंने मेरी तारीफ की लेकिन मुझे प्यार नहीं किया। मैं ऐसा आदमी बन गया जिसके पास सब कुछ था सिवाय सुकून के, जब तक कि मैंने आप पर अपना गुस्सा नहीं निकाला। आप पर जो हमेशा साथ थे और इसीलिए मुझे इतना दर्द होता है। वह रुक गया, सांस ली, खिड़की की ओर देखा। मैं अब भी चुप था, लेकिन मेरे अंदर कुछ हिलना शुरू हो गया था। यह अभी स्वीकार करना नहीं था, लेकिन अस्वीकार करना भी नहीं था। मैंने थेरेपी शुरू की क्योंकि कैरोलिना ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम ऐसे ही रहे तो अकेले रह जाओगे और तुम इसके लायक होगे। और तब मैंने समझा कि मैं आपको पूरी तरह खोने के एक कदम करीब था, और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि आपकी मेरे बारे में आखिरी याद वही हो। मैंने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और फिर शांति से बोला, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं अपने लिए आया, क्योंकि मैंने सीखा है कि दूसरे के बदलने का इंतज़ार करने से इंसान अंदर से जहर से भर सकता है। इसीलिए मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, बिना किसी रंजिश के, लेकिन बिना किसी उम्मीद के भी चलना, और यही मुझे यहाँ लाया। आकाश ने सिर हिलाया। उसने खुद का बचाव नहीं किया, खुद को सही नहीं ठहराया, और मेरे लिए यह एक बदलाव था। हम लगभग 1 घंटे तक वहीं बैठे रहे। हमने कम बात की, लेकिन हर शब्द का वजन था। विदा लेने से पहले उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आप कभी मुझे फिर से गले लगाएंगे या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसलिए हो क्योंकि आपको महसूस हुआ, इसलिए नहीं कि मैंने इसकी उम्मीद की। और वह चला गया। मैं जेब में हाथ डाले घर वापस चला। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, और पहली बार मुझे कोई अपराध बोध नहीं हुआ, सिर्फ सच्चाई महसूस हुई, और यही बहुत था। आकाश के साथ कॉफ़ी के बाद के दिन अजीब सी शांति भरे थे, जैसे हवा ने दिशा बदल दी हो, लेकिन अभी तक त्वचा पर महसूस नहीं हुई हो। मैं अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में लगा हुआ था। सुबह जल्दी उठना, अपनी भूरे चीनी वाली कॉफ़ी बनाना, ताज़े फलों के लिए बाजार जाना, और सूरज के तेज होने से पहले वापस लौटना। लेकिन मेरी चाल में कुछ बदल गया था। यह हल्का नहीं था, यह अधिक जागरूक था, जैसे मेरे हर कदम का अब एक अलग वजन था, बोझ का नहीं बल्कि निर्णय का। क्योंकि कोई अपने बेटे से मिलकर अगले ही दिन ऐसे गले नहीं मिलता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं, यह खुद को धोखा देना होगा। और मैंने जो कुछ सहा था उसके बाद ऐसा करने की सोच भी नहीं रहा था। मैंने पूरे हफ्ते कई बार सोचा। उसने कॉफ़ी की दुकान पर जो शब्द कहे थे, उसकी निगाह जब उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि वह हमारी आखिरी याद हो, और हालांकि मेरे अंदर कुछ उसकी ईमानदारी को पहचान रहा था, वहीं कुछ ऐसा भी था जो मेरी रक्षा कर रहा था। एक दीवार जिसे मैं एक झटके में नहीं गिराना चाहता था, क्योंकि वही आदमी जिसने मेरी आंखों में आंसू लिए देखा था, वही था जिसने बिना काम पे मुझसे कहा था कि वह मुझसे नफरत करता है, और इसे इतनी आसानी से नहीं भूला जा सकता। एक मंगलवार दोपहर मुझे एक अप्रत्याशित फ़ोन आया। वह कैरोलिना थी। उसने कुछ मिनट मांगे। उसकी आवाज़ नरम थी लेकिन दृढ़। उसने कहा कि वह मुझे कुछ बताना चाहती है। मैंने स्वीकार किया। हम पार्क में केंद्रीय फव्वारे के सामने एक बेंच पर मिले। वह एक ग्रे स्वेटर और थके हुए चेहरे के साथ आई थी। वह बिना किसी भूमिका के मेरे बगल में बैठ गई। सुरेश अंकल, उसने शुरू किया, मैं आकाश के लिए आपसे बात करने नहीं आई, मैं अपने लिए बात करने आई हूं। मुझे हैरानी हुई। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं उसके साथ 10 साल से ज्यादा समय से रह रही हूं। मैंने उसे उसके बेहतरीन और सबसे बुरे दिनों में देखा है। मैंने उसे तब संभाला है जब वह खुद को नहीं संभाल पा रहा था। और सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों के बीच इतनी टूट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ। उसने आपको चोट पहुंचाई, आपको ऐसे तरीके से दुख पहुंचाया जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझता। मैंने उसे उस रात के बाद देखा था। वह खाना नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता था, बस बार बार दोहरा रहा था, मैंने सब बर्बाद कर दिया। कैरोलिना रुकी। उसने पेड़ों की ओर देखा और आगे बढ़ी। कभी कभी जब आप किसी टूटे हुए इंसान से प्यार करते हैं तो जख्मों के आदी हो जाते हैं, लेकिन आकाश ने आपके साथ जो किया, उसने मुझे यह दिखाया कि अगर वह अपनी अंदर की काली परछाइयों का सामना नहीं करता तो वह सब कुछ नष्ट कर देगा। और इसीलिए उसने बदलना शुरू किया, और इसीलिए मैं उसका समर्थन करती हूँ। लेकिन मैं उसे इस प्रक्रिया में अकेला भी छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वह आपको या किसी और को फिर से चोट पहुंचाए। मैंने उसे चुपचाप सुना। मैं भावुक हो गया क्योंकि यह कोई बचाव नहीं था, यह एक गवाही थी।
यह कहने का एक तरीका था। मैं जानती हूं वह कौन है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि वह क्या बन सकता है। विदा लेने से पहले उसने मुझे एक छोटी सी कॉपी दी। कवर पर लिखा था, पापा के लिए। उसने कहा कि आकाश थेरेपी शुरू करने के बाद से इसे लिख रहा था। ये कहजहते नहीं थे, ये विचार थे, चिंतन थे, पल थे। उसने मुझे इसे पियारेजने के लिए कहा, बस तभी अगर वह तैयार था। मैंने इशारे से शुक्रिया अदा किया। कोई वादा नहीं किया। मैंने 3 दिनों तक बिना खोले नोटबुक को संभाल कर रखा। मैंने उसे अपनी पढ़ने वाली ऐनक के पास दराज में रखा, मानो सही पल का इंतजार कर रहा हूं। जब तक कि एक रात हल्की बारिश छत पर टपक रही थी। मैंने उसे बाहर निकाला। मैं बिस्तर पर आराम से बैठ गया, मेज पर रखी लैंप जलाई और पढ़ने लगा। कोई स्पष्ट संरचना नहीं थी, बस पन्नों पर वाक्य थे, कभी लंबे कभी छोटे, कुछ काटे हुए, कुछ अजीबोगरीब चित्रों के साथ, लेकिन सभी एक गहरे स्थान से आए थे। उसने अपने बचपन के बारे में बताया कि वह मुझे बचपन में एक विशालकाय कैसे देखता था, कि उसे कैसे महसूस होने लगा कि वह मेरी तरह नहीं हो सकता, कि उसकी हर उपलब्धि मेरे बलिदानों के सामने कम लगती थी, कि यह उसे प्रेरित करने के बजाय बोझिल कर देता था। और फिर कृतज्ञ होने के बजाय वह दूर हो गया, और फिर उस खालीपन को सही ठहराने के लिए उसने मुझे दोषी बना दिया। दुश्मन में आसानी से इंगित करने वाली आकृति में एक हिस्सा ऐसा था जिसने मुझे नोटबुक बंद करने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा था, आपने कभी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे कहूं कि मैं ठीक नहीं हूं। तो हम सालों तक चुप रहे, जब तक एक दिन चुप्पी अब सुरक्षा नहीं बल्कि परित्याग थी। मैं छत को देखता रहा। मैंने उन सभी बारों के बारे में सोचा जब मैंने खुद से कहा था, वह अब बड़ा हो गया है, वह जानता होगा कि क्या करना है। और शायद मैं यह इसलिए कह रहा था ताकि यह न देखना पड़े कि कुछ टूट रहा था, क्योंकि हां, मैं भी असफल रहा, उसकी तरह नहीं, लेकिन मैं चुप रहने में, अनुमति देने में, तब सीमाएं न लगाने में असफल रहा जब मुझे पहले से ही दर्द हो रहा था। मैं नोटबुक पर वापस लौटा। अंतिम पन्ने अलग थे, अधिक आशावादी। उसने बताया कि कैसे थेरेपी में उसने अच्छे पलों को याद करना शुरू किया था, कि कैसे पहली बार उसे अपने बचपन को देखने में दर्द नहीं हुआ था, और कैसे उसे एहसास हुआ कि सब कुछ के बावजूद मैं अभी भी वहीं था, हालांकि दूर। मैंने नोटबुक बंद कर दी। मैं रोया नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ नरम पड़ रहा है। अगले दिन मैं पड़ोस के मंदिर से गुजरा। मैं हर दिन पूजा करने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन कभी कभी मैं अंदर जाकर सिर्फ सोचने के लिए बैठ जाता हूं। मैं आखिरी बेंच पर बैठ गया। मैंने प्रतीकों पर ध्यान दिए बिना वेदी को देखा, और वहीं उस गहरी शांति में मैंने खुद से कहा, शायद यह सब कुछ माफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस बोझ को अब और न उठाने के बारे में है जो मेरा नहीं है। मैं हल्का होकर बाहर निकला। उसी शाम मैंने आकाश को एक छोटा सा संदेश लिखा। मैंने नोटबुक पढ़ी, साझा करने के लिए धन्यवाद। बस इतना ही। उसने 1 घंटे बाद जवाब दिया, पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह जानकर मुझे शांति मिली। तब से हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन कुछ बदल गया। हम कभी कभी संदेश भेजते रहते हैं, छोटे, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी दबाव के, जैसे 2 आदमी घाव से एक दूसरे का सम्मान करना सीख रहे हों। और मैं अपनी जिंदगी शांति से जी रहा हूं, जबरन सुलह की तलाश के बिना, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद किए बिना भी। क्योंकि अगर जिंदगी ने मुझे कुछ सिखाया है तो वह यह है कि सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें बदल जाती हैं, और कभी कभी इतना ही काफी होता है। कभी कभी दिल अकेले बात करते करते थक जाता है, इसलिए नहीं कि उसके पास शब्द नहीं होते, बल्कि इसलिए कि उसे अब सुनने को तैयार कान नहीं मिलते। और बहुत लंबे समय तक मैं ऐसे ही जिया, सिर्फ उतना ही कहा जितना जरूरी था, बाकी सब निगल गया। क्योंकि जब कोई बूढ़ा होता है तो शब्दों को नापना सीखता है, लेकिन यह भी पहचानना सीखता है कि जब चुप्पी बुद्धिमानी नहीं बल्कि अकेलापन होती है। कैरोलिना ने मुझे जो नोटबुक दी, उसके बाद आकाश और मेरे बीच एक तरह का अदृश्य युद्ध विराम हो गया। हम एक दूसरे को ढूंढते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे से बचते भी नहीं थे। हम हर 2 या 3 दिन में संदेशों का आदान प्रदान करते थे। साधारण बातें, कैसे जागे, यहां रात भर बारिश हुई, एक फिल्म देखी जिसने मुझे तुम्हारी याद दिलाई। कोई वादे नहीं थे, न कोई माफी, न अतीत में लौटने की कोई कोशिश। और मुझे यह स्वस्थ लगा, क्योंकि मैं फिर से हर चीज के लिए उपलब्ध पिता नहीं बनना चाहता था। वह मर चुका था। अब मैं एक ऐसा आदमी बनना सीख रहा था जिसकी अपनी सीमाएं भी थीं। एक रविवार दोपहर, जब मैं अपनी दोस्त एस्टेला के घर पर उसके साथ कॉफी पी रहा था, उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिससे मैं सोचने पर मजबूर हो गया। हम अपनी दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे
कि शरीर अब पहले जैसा नहीं रहता, उन दवाओं के बारे में जो नाश्ते का हिस्सा बन जाती हैं। एक पल में उसने मुझे देखा और कहा, और अगर असली माफ़ी यह भूलना नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, बल्कि उसे छोड़ देना है जो हम तब से खुद को कहते आ रहे हैं। मैंने उसे दोहराने के लिए कहा। उसने शांत भाव से किया, जैसे कोई बिना जल्दबाजी के बीज बोता है, और मैं खामोश रहा। मैं वह वाक्य अपने सीने में गूंजता हुआ घर लौटा। मैंने उसे एक कागज पर लिखा और मेज पर रख दिया। मैंने उसे अगली सुबह पढ़ा, और फिर दोपहर में, और फिर रात में, क्योंकि उन शब्दों में कुछ ऐसा था जो मुझे दर्द दे रहा था, मुझे कुछ दिखा रहा था, मुझे वह देखने के लिए मजबूर कर रहा था जो मैं नहीं देखना चाहता था, कि कई बार मैं खुद को दोहराता रहता था। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा इस्तेमाल किया, उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे नफरत करता है, और हालांकि वे सच थे, वे जंजीरें भी थीं, क्योंकि जब अतीत किसी के अंदर रहने लगता है तो वह वर्तमान को सांस लेने से रोकता है। 2 दिन बाद आकाश ने मुझे लिखा, क्या मैं तुम्हें कुछ देने आ सकता हूं? मैं अंदर नहीं आऊंगा, बस एक पल के लिए। मैंने हाँ में जवाब दिया। मैंने नहीं पूछा कि क्या था या किस लिए था। जब वह आया तो मैंने बस दरवाज़ा खोला। वह बदला हुआ लग रहा था, बाल थोड़े लंबे, हल्की दाढ़ी, मुड़ी हुई कमीज, लेकिन उसके आंखों में उसकी नमी थी, एक अलग ही गहराई थी, जैसे इंसानियत लौट आई हो। उसने मुझे एक कागज़ का थैला पकड़ाया। अंदर एक पैकेट दाने वाली कॉफ़ी थी, वही जो मैं इस छोटे कमरे में आने से पहले खरीदता था, और साथ में क्रीम ब्रेड का एक डिब्बा भी। मैंने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। वह भी चुप रहा, बस फुसफुसाया, मैं उस बाजार से गुजरा जहां हम बचपन में जाया करते थे। ये देखा तो सोचा शायद तुम्हें अब भी पसंद हो। मैंने उसे अंदर आने को कहा। यह कोई आदत नहीं थी, बल्कि एक फैसला था। वह खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पानी गर्म करने रखा। कॉफ़ी बनने तक हमने एक शब्द भी नहीं कहा, पर ज़रूरत भी नहीं थी। मानो खामोशी अब बाधा नहीं, बल्कि एक सेतु बन गई थी। हमने चुपचाप कॉफ़ी पी, थोड़ा ब्रेड खाया, फिर आकाश बोला, थक गया हूं पिताजी। मैंने पूछा, किस बात से? खुद से लड़ते लड़ते, हर समय सही साबित होने की जिद से, मदद मांगने में कमज़ोर महसूस करने से। मैंने उसे ध्यान से देखा। मुझे उसमें वह बच्चा दिखा जो साइकिल से गिरकर चोट लगने का नाटक करता था, वह किशोर जो दोस्तों के ठुकराने पर रोने के लिए कमरे में बंद हो जाता था, वह आदमी दिखा जो यह मानता था कि ताकतवर होने का मतलब है किसी की ज़रूरत ना होना। मैंने कहा, कभी कभी आराम करने का पहला कदम खुद से झूठ बोलना बंद करना होता है। उसने सिर हिलाया, एक और घूंट पिया। मुश्किल है पिताजी, यह मानना मुश्किल है कि मैंने सब बिगाड़ दिया। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि मैंने ऐसी चीज़ें खो दी जो शायद कभी वापस ना आए। मैंने कहा, ज़रूरी यह नहीं कि वे वापस आए, ज़रूरी यह है कि अगर वे लौटें तो तरस के कारण ना हो, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें फिर से पाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। वह रोया नहीं, पर उसने सिर झुका लिया। उसके हाथ बेचैन थे, मानो कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिसे वे थामना नहीं जानते थे। मुझे लगा था कि तुम मुझसे फिर कभी बात नहीं करोगे। उसने कबूल किया। मैंने भी सोचा था कि तुम मुझसे फिर कभी कुछ नहीं कहोगे बिना कुछ मांगे। हम वैसे ही बैठे रहे, 2 आदमी जिन्होंने अनजाने में एक दूसरे को चोट पहुंचाई, जिन्होंने बिना दिखाए प्यार किया, जो देर से मिले पर सही वक्त पर। जाने से पहले आकाश ने मुझसे कहा, मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मुझे गले लगाओगे, मुझे उम्मीद नहीं कि तुम कहोगे सब ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं अब वह नहीं रहा, और देर से ही सही। मैं ऐसा बनना चाहता हूं जो तुम्हें बिना शर्माए सीधे देख सके। मैंने दरवाज़ा खोला, कुछ नहीं कहा, पर जब मैंने उसे सड़क की ओर जाते देखा तो मुझे पता था कि कुछ बदल रहा था। सब कुछ नहीं, एक साथ नहीं, पर कुछ तो था। अगले कुछ दिन शांत रहे। वह कुछ रविवार दोपहर को फिर आने लगा। कभी ब्रेड या फल ले आता, या बस बिना कुछ कहे बैठ जाता। मैंने उससे सफाई नहीं मांगी। वह तालियों की उम्मीद नहीं करता था। ऐसा लग रहा था जैसे हम अतीत के मलबे का इस्तेमाल किए बिना कुछ नया बना रहे थे। कोई योजना या वादे नहीं थे, बस उपस्थिति थी। एक शाम जब हम एक कप कड़क कॉफ़ी साझा कर रहे थे, उसने कहा, मुझे आपकी अगली डॉक्टर की सलाह पर आपके साथ चलना अच्छा लगेगा। मैंने उसे हैरान होकर देखा। तुम्हें कब से पता है कि मेरी सलाह कब होती है? करुणा ने बताया था, उसे हमेशा पता होता था। और अब तुम क्यों आना चाहते हो? क्योंकि अब मैं तुम्हारे बारे में दूसरों से नहीं जानना चाहता, मैं खुद मौजूद रहना चाहता हूं। मैंने जवाब नहीं दिया, पर मैंने मन ही मन वह दिन नोट कर लिया, और जब समय आया वह वहां था। उसने मुझे क्लिनिक के बाहर इंतजार किया। उसने कोई अतिरिक्त सवाल नहीं पूछा, उसने दखल नहीं दिया, बस साथ रहा, और यह पर्याप्त से ज्यादा था। ऐसे ही समय बीतता गया, बिना वादों के, बिना बड़ी बातों के।
पर छोटे छोटे कामों से जिसने धीरे धीरे उस पुल को फिर से बनाया जिसे उसने खुद जला दिया था। मैं अपनी जगह पर अडिग रहा। मैं पहले जैसा नर्म पिता नहीं था। मैंने ना कहना सीख लिया था, खोने के डर से झुकना छोड़ दिया था, और शायद इसीलिए वह बदला हुआ लौटा, क्योंकि कभी कभी बच्चों को सही माता पिता की जरूरत नहीं होती, उन्हें असली माता पिता की जरूरत होती है। और कभी कभी माता पिता को भी यह सीखने की जरूरत होती है कि प्यार का मतलब हर बात की इजाजत देना नहीं है। और यही मेरा रास्ता था, कठिन, कभी कभी अकेला, पर मेरा अपना, और कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। अगली बार जब आकाश मुझसे मिलने आया तो बात अलग थी। वह न तो ब्रेड लाया था, न कॉफी, न ही वह चुपचाप बैठने आया था, और न ही मेज पर कुछ रखने। इस बार वह अपने हाथों में कुछ ऐसा लाया था जिससे मेरी सांसें रुक गईं। एक पुरानी लकड़ी की पेटी, किनारों से घिसी हुई, एक छोटे ताले के साथ, वही जो हमारे पुराने घर की अलमारी में थी। उसने बिना कुछ कहे उसे मुझे थमा दिया। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह पेटी कई सालों से मेरी थी। मैं उसमें तस्वीरें, पत्र, ऐसे समय की यादें रखता था जिनका नाम नहीं लिया जाता था। जब मैंने घर बेचा और इस किराए के कमरे में आया तो मुझे लगा कि वह खो गई है। आकाश ने उसे संभाल कर रखा था और अब वह उसे वापस लाया था। मैंने उसे मेज पर रखा, सावधानी से खोला, और सबसे पहले जो देखा वह एक तस्वीर थी। वह 11 साल का था, शतरंज की ट्रॉफी पकड़े हुए। मैं उसके बगल में था, हाथ उसके कंधे पर था। हम मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर ने मेरी आत्मा के उस हिस्से पर चोट की जिसे मैं सोया हुआ समझता था। नीचे उसकी मां के लिखे हुए पत्र थे जो उनके निधन से पहले थे, उसके बचपन के चित्र, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड, यहां तक कि उसके बालों का एक गुच्छा भी एक रुमाल में लिपटा हुआ था। सब कुछ वहीं था, जैसे समय बीता ही न हो, जैसे यादें टूटने की बजाय ठहर गई हों। मुझे यह 1 महीने पहले मिली थी, आकाश ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। यह एक बड़े डिब्बे में थी, मेरे स्टोर रूम के सामान के बीच मिली थी। मुझे पता नहीं था कि मैंने इसे क्यों रखा था, लेकिन जब मैंने इसे खोला तो मुझे लगा कि इसे तुम्हें लौटाने की जरूरत है। मैंने जवाब नहीं दिया, बस मजबूत हाथों से हर चीज को देखता रहा। अंदर से कुछ कांप रहा था, लेकिन बाहर से मैं शांत था, क्योंकि यह भी गरिमा का एक हिस्सा था। उसके सामने न रोना, जिसने तुम्हें पहले तोड़ा था, भले ही अंदर कुछ फिर से टूट रहा हो। आकाश थोड़ी देर और रुका। हमने कोई गहरी बात नहीं की, बस कॉफी साझा की, जैसा कि अब आदत थी। लेकिन जाने से पहले उसने मुझसे कहा, मैं घर पर एक दावत का आयोजन कर रहा हूं, बस करीबी परिवार। मैं चाहूंगा कि तुम आओ, किसी चीज का जश्न मनाने के लिए नहीं, बस तुम्हें अपने पास रखने के लिए। उसने यह बिना दबाव के कहा, जैसे कोई बिना मांगे कुछ देता है। मैंने उसे देखा और जवाब नहीं दिया। तुरंत मैंने उन सभी बातों के बारे में सोचा जो हो चुकी थीं, उस घाव के बारे में जो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, उन बार जब मुझे उस घर में बोझ जैसा महसूस हुआ था। फिर भी मेरा एक हिस्सा वहां रहना चाहता था, उसके लिए नहीं, खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, यह दिखाने के लिए कि मैं अभी भी खड़ा हूं। मैंने कहा कि मैं सोचूंगा। दावत से पिछली रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। लकड़ी का डिब्बा अभी भी मेज पर खुला पड़ा था, जो कभी हम थे उसका एक मूक गवाह था। मैंने उसकी मां के पत्र देखे। मैंने एक पढ़ा जिसमें उसने मुझे एक पिता होने के लिए धन्यवाद दिया था, तब भी जब आत्मा भारी थी। मैंने उसकी कोमल आवाज सुनी, पुराने दिनों की तरह, मुझसे कहती हुई कि मैं अकेले बोझ ना उठाऊं, कि मैं छोड़ दूं। अगली सुबह मैंने एक साफ कमीज, कपड़े की पैंट और अपने चमचमाते जूते पहने। कोई विलासिता नहीं, लेकिन अच्छे से पहना हुआ। मैं बस स्टॉप तक चला और उस बस में चढ़ा जो मुझे आकाश के अपार्टमेंट के पास छोड़ती थी। रास्ता लंबा था, दूरी की वजह से नहीं, बल्कि उन विचारों की वजह से जो धीमी छुरियों की तरह मेरे दिमाग में चल रहे थे। जब मैं पहुंचा तो कैरोलिना ने दरवाजा खोला। उसने मुझे कसकर गले लगाया। वह भावुक थी, मुलाकात की वजह से नहीं, बल्कि इस हाव भाव की वजह से। मैं अंदर गया और कुछ मेहमानों को देखा। उसके परिवार का एक चाचा, एक बूढ़ी पड़ोसन जो कभी कभी उनकी मदद करती थी, और आकाश के विश्वविद्यालय के 2 दोस्त। सभी ने मेरा सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। आकाश पास आया। उसने मुझसे हाथ मिलाया और मेज के सिर पर बैठने की जगह दी। मैंने संकोच किया, लेकिन स्वीकार कर लिया। खाना शांतिपूर्ण था, अच्छा भोजन, कम शब्द। मैं बोलने से ज्यादा देखता रहा। मैंने आकाश को विवरणों पर ध्यान देते हुए देखा, सभी को परोसते हुए, पूछते हुए कि क्या उन्हें और चाहिए। वह अभिमानी आदमी नहीं था जिसे मैं पिछले कुछ सालों में जानता था। वह दूसरा था, ज्यादा शांत, ज्यादा मौजूद। एक पल वह उठा और बिना गंभीर हुए बोला,
मैं यहाँ आने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेष रूप से अपने पिताजी को आने के लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन्हें इस मेज पर बैठा देखना मेरे लिए क्या मायने रखता है। कोई तालियां नहीं बजीं, बस एक भारी खामोशी थी। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उसे देखा और हल्के से सिर हिलाया। यह पर्याप्त था। दोपहर के भोजन के बाद उसने मुझसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। हम बिल्डिंग की छत पर गए। वहां पुरानी कुर्सियां थीं, गमलों में कुछ अव्यवस्थित पौधे और शहर का एक साधारण नजारा था। हम बैठ गए। हवा हल्की थी। हम दोनों में से कोई भी काफी देर तक नहीं बोला। फिर आकाश ने चुप्पी तोड़ी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता था, इन चीजों को साझा करना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें निराश किया, और अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे नहीं पता कि इसे कैसे संभाला जाए। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। वह सांत्वना नहीं चाहता था, वह मार्गदर्शन चाहता था। इसे मत संभालो, इसे होने दो, इस बार इसे दुखने मत दो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक दिन बीच में उस परछाई के बिना खुद को पिता और पुत्र कह पाएंगे? मैंने वही जवाब दिया जो मेरे पास था। अगर हम परछाई देखना बंद कर दें और धूप में चलना सीखें तो शायद। हम वहीं रहे जब तक सूरज ढलना शुरू नहीं हो गया। फिर मैं नीचे आया। मैंने कैरोलिना को अलविदा कहा और चला गया। मुझे कोई गौरव महसूस नहीं हुआ, मुझे कोई जीत महसूस नहीं हुई, मुझे शांति महसूस हुई। एक अलग तरह की शांति, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया था, बल्कि इसलिए कि आखिरकार रक्तस्राव बंद हो गया था। और उस रात मैं बिना बोझ के सोया। आकाश के घर उस दावत के बाद कुछ महीने बीत चुके हैं। मौसम बदल गया है, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे हैं और रातें लंबी लगने लगी हैं। इस दौरान कोई बड़े हाव भाव नहीं हुए हैं, न ही कोई यादगार वाक्यांश, न ही कोई नाटकीय मोड़। बस छोटे छोटे कदम, एक सुप्रभात का संदेश, मेरे दरवाजे पर फलों से भरी एक थैली, यह बताने के लिए एक संक्षिप्त फोन कि वह फार्मेसी से मेरे लिए दवाएं ले आया है। न्यूनतम चीजें, हाँ, लेकिन जो कुछ भी हमने अनुभव किया उसके बाद यह पहले से ही बहुत कुछ है। मैं उसके घर वापस नहीं सोया हूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। यह छोटा सा कमरा जो मैंने किराए पर लिया है मेरा आश्रय बना हुआ है। यहां हर चीज अपनी जगह पर है। खिड़की के पास कुर्सी, मेज पर लकड़ी का डिब्बा, वह तस्वीर जो मैंने कुछ महीने पहले खाली बेंच और पेड़ के साथ बनाई थी। यहां चुप्पी मेरी है, यह भारी नहीं है, यह साथ देती है। आकाश ने इसका सम्मान करना सीख लिया है। वह अब मुझे जगह बदलने के लिए जोर नहीं देता। वह अब मुझे उसके साथ रहने का प्रस्ताव नहीं देता। वह जानता है कि दूरी हमारे नए समझौते का हिस्सा है, क्योंकि हम समझ गए कि कुछ रिश्ते उसी जगह पर नहीं बनाए जा सकते जहां वे टूट गए थे। कभी कभी ठीक होने के लिए आत्मा को बदलना पड़ता है, घर को नहीं। कभी कभी हम बाहर टहलने जाते हैं, पार्क में जाते हैं जहां वो बचपन में खेला करता था। कभी कभी हम बस चलते रहते हैं बिना कुछ बोले। वो मुझे छोटी सी ढलान चढ़ने में मदद करता है। मैं उसके लिए खाली बेंच ढूंढ कर देता हूं। हम बैठ जाते हैं, लोगों को आते जाते देखते हैं, और मैं सोचता हूं कि शायद पूरी तरह माफी के हम इतने ही करीब आ पाएंगे। और मेरे लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अब मुझे उससे वो सब वापस नहीं चाहिए जो उसने छीन लिया था, बल्कि अब मैं चाहता हूं कि वो ऐसा दोबारा कभी न करे। एक शाम जब हम मोहल्ले की चाय की दुकान पर कड़क कॉफी पी रहे थे, उसने मुझसे पूछा, आपको लगता है कि मैं एक बुरा बेटा था? मैंने शांति से जवाब दिया, तुम एक भटका हुआ बेटा थे, लेकिन सबसे बुरे वो होते हैं जो भटक जाते हैं और मिलना ही नहीं चाहते। उसने सिर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी दर्दनाक नहीं थी, बल्कि वो समझ से भरी थी। अब मैं उसकी बातें ज्यादा सुनता हूं, इसीलिए नहीं कि वो मुझसे ऐसा करने को कहता है, बल्कि इसीलिए कि उसने बिना थोपे बात करना सीख लिया है। वो मुझे अपने काम के बारे में बताता है, अपनी उलझनों के बारे में, और ये बताता है कि शादीशुदा होना और घर में देखी गलतियों को न दोहराना कितना मुश्किल है। कभी कभी वो मुझसे सलाह मांगता है, कभी नहीं, और मैंने भी उपदेश न देना सीख लिया है। मैं बस वही साझा करता हूं जो मैं जानता हूं, जो मैंने जिया है, क्योंकि इस उम्र में अब कोई सही साबित नहीं होना चाहता, बस शांति चाहता है। हाल ही में वो मेरे साथ एक महत्वपूर्ण डॉक्टरी मुलाकात में गया था। मुझे हाई ब्लड प्रेशर और रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्याएं बताई गईं। कुछ भी गंभीर नहीं था, लेकिन देखभाल की जरूरत थी। आकाश वहीं था। उसने मेरे साथ कागज भरे। जो मैं नहीं समझ पा रहा था वो पूछा। उसने मुझे नुस्खे संभाल कर रखने में मदद की। उसने ये नहीं कहा, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं। उसने बस कर दिया, और ये किसी भी शब्द से ज्यादा मायने रखता है। जब हम बाहर निकले तो हम अस्पताल के सामने एक छोटी बेंच पर बैठ गए। उसने मुझे पानी की बोतल दी और थोड़ी देर बाद मुझसे कहा,
मैंने सोचा था आप अजेय हैं पिताजी, आप कभी टूटेंगे नहीं। और जब आप टूटे तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है। मुझे डर लगा, गुस्सा आया, मैंने खुद को कमज़ोर महसूस किया और फिर मैंने आपको दोषी ठहराया। मैं उसे देखता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गया, क्योंकि कभी कभी बेटे अपने पिता से नफरत नहीं करते। वे इस बात से नफरत करते हैं कि उनके पिता भी कमज़ोर हैं, और जब उन्हें यह एहसास होता है तो वे गलत प्रतिक्रिया देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, भाग जाते हैं। उस शाम घर लौटकर मैं हमेशा की तरह खिड़की के सामने बैठ गया। मैंने सूर्यास्त देखा और लंबे समय में पहली बार। मैंने कोई द्वेष महसूस नहीं किया, मुझे नहीं लगा कि किसी ने मुझसे कुछ छीना है। मैंने बस महसूस किया कि सब कुछ के बावजूद मैं वहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ दिया, जिसे धोखा दिया गया, जो गिरा, जो अकेला रोया, जो उठा, जिसने सीमाएं तय करना सीखा और जिसने टूटे हुए दिल के साथ भी खुद को उस चीज में बदलने का विकल्प नहीं चुना जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैंने आकाश को माफ कर दिया। मैं जवाब देता हूं नहीं, क्योंकि मैं उस माफी में विश्वास नहीं करता जैसे सिखाई जाती है। मैं जो हुआ उसे मिटाने में विश्वास नहीं करता। मैं घाव का सामना करने में विश्वास करता हूं, उसे छूने में, ये कहने में, हाँ यहां दर्द हुआ था, और फिर उसके साथ आगे बढ़ने में, सजा के रूप में नहीं बल्कि एक निशान के रूप में जो हमें याद दिलाता है कि हम कहां तक पहुंचे। हम वैसे नहीं रहे, न वो और न मैं, और ये ठीक है। हम अब वो आदर्श पिता और आदर्श पुत्र नहीं हैं जिसके हमने कभी सपने देखे थे। हम दो वयस्क हैं जो इतिहास का बोझ ढोते हैं, जिन्होंने गलतियां की, जिन्होंने ऐसी बातें कहीं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी जिन्होंने पूरी तरह से एक दूसरे का साथ न छोड़ने का विकल्प चुना। और ये बेटे, ये भी प्यार है। सम्मान के रूप में प्यार, उपस्थिति के रूप में, साझा की गई कॉफी के रूप में, खामोशी के रूप में जो चोट नहीं पहुंचाती, ऐसी नज़र के रूप में जो अब न्याय नहीं करती। आज मैं कह सकता हूं कि मुझे आगे बढ़ने के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया कि सच्चा सम्मान ये कहना नहीं है मुझे अफसोस है, बल्कि ये है कि ऐसा दोबारा न करना। और ये आकाश ने निभाया है। हम वैसे ही फिर से होंगे नहीं। और ये अच्छा है, क्योंकि जो हम थे उसने हमें तोड़ दिया, लेकिन जो हम बन रहे हैं, भले ही अपूर्ण हो, वो सच्चा है। और अब इस कहानी के साथ, आधे अधूरे ठीक हुए घावों के साथ, ज्यादा थकी हुई आवाज और शांत आत्मा के साथ, मुझे बस इतना ही कहना है कि तुम जो सुन रहे हो, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। क्योंकि कभी कभी किसी को बस इसकी जरूरत होती है कि कोई सुने, कोई समझे, कोई कहे। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर इसमें कुछ ऐसा है जिसने तुम्हें अपने पिता, अपने बेटे, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर किया है जिसे तुमने खो दिया या जिसे वापस पाना चाहते हो, तो इसे साझा करो, क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि किसे इसकी जरूरत है। और तुम बताओ, इस कहानी के किस हिस्से ने तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर किया? दुनिया के किस कोने से तुम मुझे सुन रहे हो? मैं सुरेश हूं और सुनने के लिए तुम्हारा आभारी हूं।